देख लो स्पॉट तो नहीं आ रहे हैं लाइट वाले। दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रवाल भित्तियाँ, कोरल रीफ। और ये जो कोरल रीफ हैं ये महासागर में पाई जाने वाली एक बहुत खास स्थलाकृति हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टोपोग्राफी के रूप में ये मिलती हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं। अगर आप इन्हें देखेंगे तो ये आपका मन मोह लेंगी। ये जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं, इन प्रवाल भित्तियों पर समुद्री जीव जंतुओं का जीवन आश्रित होता है। असंख्य संख्या में जो समुद्री जीव होते हैं, जो समुद्री जंतु होते हैं, वो इन पर निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं। ये प्रवाल भित्तियाँ, इन प्रवाल भित्तियों को अंडर वाटर गार्डन कहा जाता है या महासागरी बगीचा भी इनको कहते हैं, क्योंकि असंख्य जीव जो हैं वो इन पर आश्रित होते हैं। इन प्रवाल भित्तियों का महत्व ये है कि इनसे बहुत बड़ी मात्रा में अनेक प्रकार की मेडिसिन, अनेक प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती हैं। और ये प्रवाल भित्तियाँ आपको महासागर में खासकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी। तो इनका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी महत्व है। लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, तो इनके लिए ये काफ़ी खतरा है। अधिक तापमान की वजह से ये बहुत तेज़ी से नष्ट हो रहे हैं, जिसे प्रवाल विरंजन भी कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रवाल क्या होते हैं, भित्तियाँ क्या होती हैं और ये टॉपिक है क्या। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। प्रवाल भित्तियाँ देखेंगे, प्रवालों का विकास कैसे होता है, प्रवालों के विकास के लिए कौन कौन सी दशाएं चाहिए होती हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रवालों के प्रकार पर। 3 प्रकार के प्रवाल पाए जाते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रवाल विरंजन क्या है, प्रवाल त्रिभुज कोरल ट्रायंगल क्या है, कोरल ट्रायंगल का निर्माण विश्व में कहाँ पर होता है, और फिर इनसे संबंधित जो समस्याएं हैं, इनसे जुड़ी जो प्रॉब्लम है, उसको भी हम आज इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें प्रवाल। प्रवाल और भित्तियां, ये 2 शब्द से मिलकर के बना है प्रवाल भित्तियां। तो प्रवाल भित्ति होती क्या है, इसको समझ लीजिए। प्रवाल जिसको कोरल कहा जाता है, प्रवाल का मतलब होता है, प्रवाल एक समुद्री जीव होते हैं जिनका निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। प्रवाल एक समुद्री जीव होते हैं जिनका निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। और जब ये समुद्री जीव इन समुद्री जीवों की मृत्यु होती जाती है, तो ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इनकी मृत्यु के बाद ये जमा होते जाते हैं। और जमा होने से एक प्रकार की एक संरचना का निर्माण होता है, एक प्रकार से एक तटीय संरचना का निर्माण होता है। और ये इस तरीके से पूरे के पूरे समुद्री तट के किनारे ये जमा होते चले जाते हैं। तो बात समझ में आई आपको। प्रवाल क्या होते हैं? प्रवाल एक प्रकार का मूंगा है, एक प्रकार की संरचना है। ये जो प्रवाल होते हैं, जब इनकी मृत्यु होते जाती है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जमा होते चले जाती है तटीय क्षेत्र में। तो यही एक के ऊपर एक जो परत जमा होते जा रही है, तो इसी को हमने क्या बोल दिया? भित्ति कह दिया। तो इसी को हमने क्या कहा? प्रवाल भित्तियां। तो बात समझ में आ गई आपको। चलिए, तो ये तो हो गया प्रवाल भित्ति। तो प्रवाल भित्ति का निर्माण हमने देखा। प्रवालों के मरने के कारण प्रवाल जो है कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, और जब इनकी डेथ होते जाती है तो ये एक के ऊपर एक जमा होते जाते हैं और एक विशालकाय संरचना समुद्र तटीय क्षेत्र में बन जाती है। इसी को हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। एक और चीज होती है जिसको हम शैवाल कहते हैं, आपने सुना होगा शैवाल, एल्गी। अब ये प्रवालों ने क्या कर लिया? प्रवालों ने एक विशाल संरचना का निर्माण कर लिया, एक घरौंदी का निर्माण कर लिया, एक आवास का निर्माण कर लिया, विशाल घर का निर्माण कर लिया तटीय क्षेत्र में। जो एल्गी होती है, जो शैवाल होते हैं, वो शैवाल इनके ऊपर आश्रित होते हैं या इनके ऊपर रहते हैं। तो शैवालों के लिए आश्रय कौन प्रदान करता है? ये प्रवाल भित्तियां प्रदान करती हैं। और जो शैवाल होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाते हैं, और ये भोजन किसे प्रदान करते हैं? प्रवालों को प्रदान करते हैं। तो शैवाल भोजन किसको दे रहे हैं? प्रवालों को दे रहे हैं।
और प्रवालों के ऊपर कौन रह रहे हैं? शैवाल रह रहे हैं। इसका मतलब प्रवाल और शैवाल में सह संबंध देखने को मिलेगा, सहजीविता आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम सिम्बियोसिस भी कहते हैं। तो ये चीज समझ में आई। तो प्रवाल और शैवाल दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए अब हम बात करते हैं प्रवालों का विकास कैसे होता है। प्रवालों के विकास के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए, कौन सी दशाएं चाहिए? तो प्रवालों के विकास के लिए पहली जो दशा है वो है कि प्रवालों का विकास हमेशा ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। किस क्षेत्र में होगा प्रवालों का विकास? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हम किसको कहेंगे? दोनों ही गोलार्ध में कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होगा वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। क्यों होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में? क्योंकि इनके विकास के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है और यहाँ पर तापमान अपेक्षाकृत उच्च बना रहता है, तापमान यहाँ पर ज्यादा होता है, इस वजह से इन क्षेत्रों में ही प्रवालों का विकास होता है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको? प्रवालों का विकास किस क्षेत्र में होगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होगा। दूसरी कंडीशन है कि इनके लिए तापमान कितना चाहिए? तो तापमान कितना चाहिए भाई? 20 से 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। कितना तापमान होना चाहिए? 20 से 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए और इससे बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर कम हुआ या बहुत ज्यादा हुआ तो ऐसी स्थिति में प्रवालों का विकास नहीं हो पाएगा। तो प्रवालों के विकास के लिए ये एक आदर्श तापमान है, इतना टेम्परेचर चाहिए होता है। तीसरी कंडीशन है, इसके लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए। पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए मतलब प्रवालों का विकास वहीं पर हो सकता है, प्रवाल जीवित वहीं रह सकते हैं जहां सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच जाए। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इनके ऊपर कौन होते हैं? शैवाल होते हैं और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन किसे प्रदान करते हैं? शैवाल प्रवालों को भोजन प्रदान करते हैं। तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पाएगी और ऐसी स्थिति में जो प्रवाल हैं वो नष्ट हो जाएंगे और प्रवालों का विकास नहीं हो पाएगा। तो एक निश्चित तापमान चाहिए होता है। तापमान के साथ साथ पर्याप्त सूर्य का प्रकाश भी इनको मिलना चाहिए। और सूर्य का प्रकाश कहाँ तक मिल पाता है? तो लगभग समुद्र की गहराई में अगर हम देखें तो 60 से 65 मीटर की गहराई तक ही सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है। तो 60 से 65 मीटर की गहराई में ही आपको अधिकांश प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और दशा है इसके लिए कि अवसाद रहित जल होना चाहिए। जल कैसा होना चाहिए? जल अवसाद रहित होना चाहिए। अवसाद मतलब सेडिमेंट नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि जो प्रवाल भित्तियों का जो विकास होता है वो नदियों के मुहाने पर नहीं होता। जहां नदियां आकर के समुद्र में मिलती हैं उसे ही नदी का मुहाना कहते हैं, वहां पर प्रवालों का विकास नहीं होता क्योंकि नदियां अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में सेडिमेंट लेकर के आती हैं और ये सेडिमेंट या जो अवसाद हैं वो प्रवालों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे प्रवालों के जो मुंह हैं वो बंद हो जाते हैं और इससे प्रवाल मर जाते हैं। तो बात समझ में आई? तो नदियों के मुहाने पर या बहुत ज्यादा अवसाद वाला जो जल होता है वो प्रवालों के विकास के लिए ठीक नहीं है। क्लियर है? इसके अलावा जो पूर्ण स्वच्छ जल, यहां लिखा हुआ है पूर्ण स्वच्छ जल ना हो। एक तो हमने देखा कि बहुत ज्यादा अवसाद वाला जल भी नहीं चाहिए होता है और पूरी तरीके से स्वच्छ या साफ जल भी ना हो क्योंकि उसके लिए कुछ लवणता, कुछ जो सेडिमेंट है वो भी जरूरी होते हैं। तो पूरी तरीके से स्वच्छ जल या बहुत ज्यादा अवसाद वाले जल में भी प्रवाल भित्तियों का विकास नहीं हो पाता है। इसके अलावा हम बात करें लवणता की, सैलिनिटी, तो कितनी चाहिए होती है? तो इसके लिए जो लवणता है वो लगभग 25 से 30% के आसपास चाहिए होती है। लवणता का मतलब है प्रति 1000 ग्राम जल में घुले हुए लवण की मात्रा को ही हम लवणता कहते हैं। तो समुद्र में बहुत सारे लवण पाए जाते हैं तो एक निश्चित लवणता भी चाहिए होती है इसके लिए। और कितनी चाहिए? 25 से 30% के आसपास चाहिए। इससे अगर कम लवणता होगी तो वहां प्रवालों का विकास नहीं होगा, इससे ज्यादा लवणता होगी तो वहां प्रवालों का विकास नहीं होगा। और ये 25 से 30% लवणता आपको पूरे महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलेगी। आ गई बात समझ में? तो जो ट्रॉपिकल जोन है, ट्रॉपिकल जो एरिया है वर्ल्ड में, वहां पर आपको इतनी लवणता मिलती है। तो उन क्षेत्रों में आपको कोरल रीफ देखने को मिलेंगे।
इसके अलावा एक और कंडीशन है इसके लिए कि पठारनुमा या चबूतरानुमा आकृति का निर्माण होना चाहिए। पठारनुमा या चबूतरानुमा आकृति का मतलब क्या है भाई? जैसे हम महासागर में देखें तो महासागर में बहुत ज़्यादा गहराई में इनका निर्माण नहीं होगा, बल्कि कहाँ होगा? तो महासागर में क्या होता है कि एक चबूतरानुमा एक आकृति होती है जो कहीं ना कहीं ये समुद्र के अंदर ही होती है। ये पठारनुमा आकृति है, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये महासागर से घिरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि लगभग ये 60 से 65 मीटर की ऊंचाई पर इसका ऊपरी हिस्सा है, इस पठार का, जो महासागर के अंदर है। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी आसानी से पहुँच जा रहा है। इस वजह से प्रवालों का जो निर्माण है वो कहाँ होगा? ऐसी पठारनुमा या चबूतरानुमा आकृति के ऊपर होता है। तो यहाँ जो प्रवाल हैं वो ये जो मूंगा है या जो कैल्शियम कार्बोनेट रूपी जो संरचना है, ये जैसे जैसे इनकी डेथ होते जाती है, ये एक के ऊपर एक ये जमा होते जाते हैं और एक तरीके से तटीय क्षेत्र में प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। तो बात समझ में आ गई आपको? तो इसके लिए क्या चाहिए? पठारनुमा या चबूतरानुमा आकृति चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रवालों का बेहतर तरीके से विकास हो सकता है। तो ये देख लिया हमने प्रवालों का विकास, और प्रवालों के विकास के लिए कौन कौन सी दशाओं की आवश्यकता होती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रवालों के प्रकार की। तो हम देखेंगे जो प्रवाल भित्तियां हैं, इन प्रवाल भित्तियों में हर अलग अलग प्रकार की प्रवाल भित्तियों में कुछ विशिष्टता पाई जाती है, कुछ खास विशेषताएं पाई जाती हैं। इस आधार पर इन प्रवाल भित्तियों को हम 3 प्रकार में विभाजित करते हैं। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो उसमें पहला प्रकार है तटीय प्रवाल भित्ति, या डायग्राम यहाँ बना हुआ है, देख सकते हैं आप बोर्ड में। दूसरा है अवरोधक प्रवाल भित्ति, और तीसरी है वलयाकार प्रवाल भित्ति। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तटीय प्रवाल भित्ति की। तो देखें तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण कहाँ होता है? तो जो महासागरी तट होता है, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, तटीय क्षेत्र के बिल्कुल किनारे, तटीय क्षेत्र के किनारे इन प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। तो ये जो मैंने डार्क ये किया हुआ है, ये किसको दिखा रहा है? ये प्रवाल भित्ति को बता रहा है। और ये जो प्रवाल भित्ति है वो कैसी प्रवाल भित्ति है? ये तटीय प्रवाल भित्ति है। क्लियर? तो ये कैसी प्रवाल भित्ति है? तटीय प्रवाल भित्ति है। ये पूरा का पूरा सागर है। और ये क्या है? ये स्थलखंड है या महाद्वीप, ये लैंड वाला पार्ट है। ये तो लैंड वाला पार्ट थोड़ा सा हाइट में होगा। यहाँ ये सागर तल है और सागर इधर है, ये यहाँ से पूरा खुला सागर है। और ये महाद्वीप के किनारे या स्थल के किनारे तट से लगी हुई इस प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। तो ऐसी प्रवाल भित्ति जो बिल्कुल तट से सटकर के जो बनती है, ये तट से सटकर जिस प्रवाल भित्ति का निर्माण होगा, ऐसी प्रवाल भित्ति को हम तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो बात समझ में आ गई आपको? तो ये तटीय प्रवाल भित्ति का डायग्राम है और इससे आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तटीय प्रवाल भित्ति के, तो हमारा जो अंडमान है और जो हमारी मन्नार की खाड़ी है, रामेश्वर द्वीप है, इसके पास आपको ऐसी प्रवाल भित्ति देखने को मिलेगी। तो कहाँ मिलेगी भाई? रामेश्वर द्वीप और मन्नार की खाड़ी इसके एग्जाम्पल हैं। तो रामेश्वर द्वीप और मन्नार की खाड़ी के पास में आपको जो प्रवाल भित्तियां मिलेंगी वो किस प्रकार की प्रवाल भित्तियां हैं? तटीय प्रवाल भित्तियां हैं। वैसे इसके एग्जाम्पल और भी बहुत सी जगह देखने को मिलते हैं, जैसे अमेरिका में हमने देखा था फ्लोरिडा है ना, मलेशिया है। तो फ्लोरिडा और मलेशिया के द्वीप में भी आपको इस प्रकार की प्रवाल भित्तियां देखने को मिलेंगी। क्लियर? तो याद रखें इसके एग्जाम्पल, रामेश्वर द्वीप और मन्नार की खाड़ी में कैसी प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? तटीय प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। प्रवाल भित्ति का दूसरा प्रकार है और यह है कौन सी प्रवाल भित्ति? अवरोधक प्रवाल भित्ति, जिसको हम बैरियर रीफ भी कहते हैं। अब ये अवरोधक जो प्रवाल भित्तियां होती हैं, ये तीनों ही प्रकार की प्रवाल भित्ति में बहुत व्यापक, बहुत विस्तृत और बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई होती हैं। लेकिन इसमें होता क्या है अवरोधक प्रवाल भित्ति में? तो देखिए ये तटीय क्षेत्र है, ये स्थलखंड है, मतलब महाद्वीप है ये, और यहाँ से महासागर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन महासागर में तट के किनारे इन अवरोधक प्रवाल भित्तियों का विकास होता है,
जो बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत लंबाई में, बहुत ज़्यादा चौड़ाई में तटीय क्षेत्र से महासागर की ओर फैली हुई होती हैं। ठीक है, तो ये देखें, लेकिन इसमें क्या होता है कि बीच में कई बार लैगून के रूप में, मतलब इस प्रवाल भित्ति की वजह से जैसे जैसे यहाँ पर प्रवालों का निर्माण हुआ, विकास हुआ, लेकिन क्या हुआ कि ये थोड़े से तट से थोड़ी दूरी पर इसका निर्माण हुआ। इस वजह से तट और प्रवाल भित्ति के बीच में एक महासागरी जो जगह होती है वो रहती है, जहाँ पर जल भर जाता है। ऐसी झीलों को हम लैगून झील कहते हैं। तो अवरोधक प्रवाल भित्ति में हमेशा आपको क्या मिलेगी? लैगून झील देखने को मिलेगी। और ये जो लैगून झीलें होती हैं, ये लैगून झीलें बन जाती हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ का मतलब प्रवाल भित्ति का ये शांत जल वाला क्षेत्र भी कहलाता है। क्या कहलाता है? शांत जलीय क्षेत्र कहलाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर दो सुविधाएं हमारे यहाँ मछुआरों को मिल जाती है। एक तो हमारे यहाँ के जो मछुआरे होते हैं, बड़ी मात्रा में शांत क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर साइक्लोन या चक्रवात या सुनामी जैसी चीज़ों का प्रभाव काफ़ी कम होता है। इस वजह से इस क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मछुआरे मछलियों का उत्पादन करते हैं और नौकायन के लिए भी ये क्षेत्र काफ़ी फेवरेबल कंडीशन प्रदान करता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, नौकायन के लिए और मछुआरों के द्वारा मत्स्य उत्पादन के लिए ये जो लैगून झीलें होंगी अवरोधक प्रवाल भित्ति में वो काफ़ी उपयोगी होती हैं। ठीक है, तो ये तो जल मतलब जमा हो गया, लेकिन ये जो जल है ये महासागर का, ये खुला महासागर है जहाँ पर आपको जल में गति देखने को मिलेगी। तो इसके बीच में ही बहुत बड़े क्षेत्र में इस प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा, ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड स्टेट है उससे लगी हुई ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में, या अगर हम बोलें प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिमी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के किनारे किनारे एक विशाल प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जिसकी लंबाई लगभग 1900 किलोमीटर है। तो 1900 किलोमीटर में फैली हुई विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर आपको देखने को मिलेगी। तो समझ में आ गया आपको, ये डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, ये स्थल है, ये महासागर है, और यहाँ पर बीच में क्या बन रही है? यहाँ लैगून झीलें आपको देखने को मिल रही हैं। क्लियर? तो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी होती है? अवरोधक प्रवाल भित्ति। तीसरी प्रकार की जो प्रवाल भित्ति हैं, ये इन प्रवाल भित्तियों को हम बोलते हैं वलयाकार प्रवाल भित्ति। क्या कहते हैं? वलयाकार, वलयकार। तो ये कैसे वलयकार, वलयदार ये प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है, इसको समझ लीजिए आप। ये प्रवाल भित्तियां आपको महासागरों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में वलय के रूप में देखने को मिलेंगी। किस रूप में देखने को मिलेगी? वलय के रूप में देखने को मिलेंगी। अब आपने देखा होगा ये डायग्राम जो बना है वलयदार प्रवाल भित्ति का बना है, ये सागरी तल है, सागर तल है ये वाला, है ना। ये देखो आपको वृक्ष यहाँ पर बने हुए देखने को मिल रहे हैं सागर तल के ऊपर। यहाँ पर प्रवाल भित्तियों में ये वृक्ष हैं, प्रवाल हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर एक समझ लीजिए, इन प्रवाल भित्तियों को वलयदार प्रवाल भित्ति या इनको एटॉल भी कहा जाता है, या इनको अंगूठी नुमा प्रवाल भित्ति भी कहते हैं। तो क्या होता है, महासागरों में कई बार द्वीपों के ऊपर या वलय के आकार में इन प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। तो बहुत सारे द्वीप होते हैं, तो उनके आसपास कई बार इस प्रकार से प्रवाल जो हैं वो एक संरचना का निर्माण कर लेते हैं द्वीप के किनारे किनारे। तो ऐसी प्रवाल भित्तियों को हम क्या कहते हैं? वलयदार प्रवाल भित्ति कहते हैं। और इन वलयदार प्रवाल भित्तियों के मध्य में भी कई बार यहाँ पर मध्य में जल जमा हो जाता है, तो इससे इनके मध्य में एक लैगून झील बन जाती है। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? चलिए, तो वलयदार प्रवाल भित्ति समझ में आई। तो इसको अंगूठी नुमा प्रवाल भित्ति भी कहते हैं, इसको घोड़े के नाल के समान प्रवाल भित्ति भी कहा जाता है, और इसे हम एटॉल भी कहते हैं। एटॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि कई बार ये जो वलयदार प्रवाल भित्ति है, जैसे मैंने आपको बताया, इसके आसपास ये मूंगा जो है वो जमा हो जाता है, उसके अस्थि पंजर जमा हो जाते हैं, और ये द्वीपों के ऊपर ये आपको देखने को मिलेगी। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मतलब ये सागर तल के ऊपर आ जाते हैं, सागर तल के ऊपर आपको ये दिखाई देंगे, इसलिए इसको हम एटॉल भी कहते हैं। क्लियर? तो ये तीन प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ महासागरों में देखने को मिलती हैं। तो याद रखें, तीसरा जो प्रकार बताया मैंने आपको, वलयदार प्रवाल भित्ति, या इसी को क्या बोला गया?
घोड़े के नाल के समान प्रवाल भित्ति, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसे एटॉल भी कहते हैं। और इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हमारा जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के आसपास आपको एटॉल या वलयादार प्रवाल भित्ति देखने को मिलेगी। आपने फिजी द्वीप का नाम सुना होगा, फिजी द्वीप के आसपास भी आपको एटॉल या वलयादार प्रवाल भित्ति के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। क्लियर हुई? तो ये 3 प्रकार हमने देख लिए प्रवाल भित्तियों के, तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और वलयदार प्रवाल भित्ति। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं प्रवाल विरंजन की। प्रवाल विरंजन या इंग्लिश में इसे हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। तो ये कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, इसको समझ लीजिए। कोरल ब्लीचिंग का मतलब ये है कि मैंने अभी आपको बताया था प्रवाल और जो शैवाल होते हैं, प्रवाल मतलब कोरल और शैवाल मतलब एल्गी, इन दोनों में एक सह संबंध पाया जाता है, सहजीविता का संबंध पाया जाता है, सिम्बियोसिस रिलेशन यहाँ इनमें देखने को मिलता है। लेकिन क्या होता है कि जब प्रवालों से शैवाल अलग हो जाते हैं, जब प्रवालों से शैवाल अलग हो जाते हैं, और अलग क्यों होते हैं, अधिक तापमान की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, समुद्र के औसत तापमान बढ़ने की वजह से जब प्रवालों से शैवाल अलग हो जाते हैं तो जो प्रवाल होते हैं वो उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है और वो वाइट कलर के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, वाइट कलर में हो जाते हैं। इसी स्थिति को क्या कहते हैं, प्रवाल विरंजन, और उसकी वजह से वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, मरने लगते हैं। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, प्रवाल विरंजन की घटना कहते हैं। और ये जो प्रवाल विरंजन है महासागरीय पारिस्थिति के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी पूरी पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा, सबसे समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र कोई है तो वो प्रवाल भित्तियां हैं। क्लियर? हमारी पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, प्रवाल भित्तियां हैं। तो कितने समुद्री जीव उन पर आश्रित हैं, तो प्रवाल जब नष्ट हो जाएंगे तो समुद्री जीव भी नष्ट हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत भयंकर घटना है, प्रवाल विरंजन। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वैश्विक तापमान बढ़ने की वजह से, समुद्र में पॉल्यूशन प्रदूषण बढ़ने की वजह से ये प्रवाल विरंजन की घटना हो रही है। इसमें एक और चीज़ है, प्रवाल त्रिभुज, कोरल ट्रायंगल। तो कोरल ट्रायंगल कहाँ है, तो इसको मैं देखो थोड़ा सा ये मैप में आपको बता देता हूँ। कोरल ट्रायंगल एक्चुअली में प्रवालों से संबंधित एक आकृति बनी हुई है। बहुत ज़्यादा प्रवाल आपको देखने को मिलेंगे। ये आप देख रहे होंगे फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है, यहाँ से लेकर के ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में यहाँ तक एक ट्रायंगल बनता है। ये इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी के जो द्वीप हैं, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ये मार्शल द्वीप हैं, इसके आसपास यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है। और विश्व का महासागर में विश्व का ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा कोरल रीफ आपको देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये क्या कहलाएगा, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र भी होगा महासागर में, सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र होगा। तो इसको बचाने के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया कोरल त्रिभुज कहाँ पर है। तो कोरल त्रिभुज यहाँ पर ये फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में यहाँ पर कोरलों से एक ट्रायंगल नुमा एक आकृति बन जाती है, त्रिभुज नुमा आकृति बनती है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, कोरल त्रिभुज के नाम से इसको हम जानते हैं, जो जहां विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्तियां आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर? चलिए, तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। और इसके बाद समस्याएं, तो मैंने समस्याएं आपको गिना ही दी हैं कि समस्याएं क्या क्या हैं। तो कौन कौन सी समस्याएं हैं भाई, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का जो औसत तापमान है, एवरेज टेम्परेचर है, वो बढ़ रहा है। और समुद्र का औसत तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस वजह से प्रवाल तेजी से नष्ट हो रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कितना टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, जो आदर्श दशा है वो है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, और 20 से 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होगा तो सीधी सी बात है कि ऐसी स्थिति में प्रवाल नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि
जो साइक्लोन आते हैं, जो चक्रवात आते हैं, चक्रवात क्योंकि इनके लिए क्या चाहिए, एक शांत जल चाहिए होता है प्रवाल भित्तियों के लिए, लेकिन जब साइक्लोन आते हैं तो उसमें वायु की जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तो उसमें वायु की रफ्तार बहुत ज़्यादा होगी। तो वायु की जो रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से भी जो प्रवाल हैं वो नष्ट होने लगते हैं। तो साइक्लोन ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप देखेंगे इनका जो विकास है वो कहाँ पर हुआ है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो अवरोधक प्रवाल भित्ति है, जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, जो विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, यहाँ पर कौन सा साइक्लोन आएगा, विली विली। ऑस्ट्रेलिया में विली विली आता है। तो विली विली साइक्लोन से ये क्या करती है, तटीय क्षेत्र की, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की रक्षा भी करती है। अवरोधक प्रवाल ग्रेट बैरियर रीफ करेगी ना, लेकिन क्या होता है कि इनको नुकसान भी होता है और ये तेजी से इनका क्षय भी होता जाता है, ये नष्ट होती हैं। तो चक्रवात भी इनके लिए एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा महासागरों में बढ़ता हुआ प्रदूषण मैंने आपको बताया था, है ना। तो महासागरों में जो बहुत तेजी से जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी ये जो प्रवाल भित्तियाँ हैं ये नष्ट हो रही हैं। और एक चीज़ और कि महासागर में यहाँ पर प्रवालों पर आश्रित एक मछली पाई जाती है जिसको हम स्टार फिश कहते हैं। कौन सी मछली है, नाम याद रखिएगा, स्टार फिश। ये जो स्टार फिश जो मछली है ये इन्हीं पर आश्रित होती है, इनको ये खाती भी है, जिसकी वजह से प्रवाल तेजी से नष्ट हो रहे हैं। तो याद रहेगा स्टार फिश, तो स्टार फिश मछली किस पर आश्रित होगी, प्रवालों पर, और उसका वो सेवन करती है, जिसकी वजह से प्रवाल नष्ट हो रहे हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, जिसका रीज़न है टेम्परेचर का बढ़ना और साइक्लोन, और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई पॉल्यूशन, है ना। समुद्र में बहुत सारा जो प्रदूषण हो रहा है, जैसे तेल का रिसाव हो रहा है, कंटेनर कई दिनों तक खड़े रहते हैं, है ना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। हम बहुत सारी चीज़ों को समुद्र में हम डंपिंग कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है वो समुद्र में हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है और जो समुद्री जीव जंतु हैं वो बुरी तरीके से इससे प्रभावित होते हैं। तो उससे कोरल भी प्रभावित होते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये प्रवाल भित्ति वाला जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।